हेलो। ओके स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन दिखाई दे रहा है, देखो। ओके, सो लेट us start. uh, Yesterday we started the discussion on minors position in Indian Contract Act, you can say in that way. What about minors position in as per Indian Contract Act? तो पहला पॉइंट यही निकलता है कि माइनर इज अ पर्सन who is below 18 years, whether male or female. Any person below 18 years is treated as minor. Okay, and minor is incompetent person to enter valid contract. In fact, he cannot enter or she cannot enter contract. Okay, that was the point. Not having capacity to enter valid contract. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया या उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया तो लॉ के नजरों में दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड अब इनिशियो. ओके, तो ये हमने पढ़ने को चालू किया था, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे पर्सन्स, इंडिविजुअल पर्सन्स. तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया, दैट इंडिविजुअल पर्सन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड उसका किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. पहला पॉइंट ये था कि दैट पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन, शुड नॉट बी अ माइनर. ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड. एंड थर्ड, शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एक्ट. These were the three conditions जहां हम बोल सकते हैं कि if individual person is satisfying तो उसके किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो yesterday section 11 is already discussed एंड अब हम उसमें डिटेल में पढ़ रहे हैं पहला पॉइंट लेकर. ओके, वी आर डिस्कसिंग नाउ लॉ रिलेटिंग टू माइनर. In fact, what is the position, legal position of minor in Indian Contract Act? उसमें से आई थिंक दो तीन पॉइंट हमने कवर भी कर लिए. फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया था a very famous case study, Mori Bibi versus Dharmodas Ghosh, where it was held that any contract made with minor or any contract made by minor, दोनों ही केस में the contract will be void ab initio. ओके, ये केस स्टडी से हमको वो पता चला. तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया है. सेकंड, what was the second legal rule we have discussed regarding minors position? That any contract made by the person during his minority age, यानी when he was minor, वो कॉन्ट्रैक्ट को वो आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. ratification after attaining majority is not allowed. Minor cannot ratify agreement on attaining majority. Are you getting that? So अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट माइनर होते समय हुआ है तो उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को मेजर बनने के बाद आप हॉनर नहीं कर सकते. दैट वाज द सेकंड पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड. ओके, थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने कि माइनर कैनॉट पॉइंट क्या था कि माइनर जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, बराबर है, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है. बट माइनर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, इफ इट इज प्रूव्ड दैट माइनर इज अ बेनिफिशियरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, देन लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल बोलेगा. क्या अलग ही एंगल है, देखो. मतलब माइनर कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको बेनिफिट मिल रहा है, इफ ही इज अ बेनिफिशियरी टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, then that contract will be enforceable in the court of law. And ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा था कि माइनर cannot become a partner in partnership firm because partnership is based on agreement. You know that minor cannot become a legal partner in partnership firm by an agreement, but he or she can be admitted in the partnership firm
with the consent of all the partners only for the benefit. ये आप OCM से पढ़ते हुए आ रहे हो. Okay, only for the benefit. He is admitted with the consent of all the partner only for the benefits. So this particular statement proves that minor can be a beneficiary. वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठा सकता है. नुकसान की बात आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा. हाँ, लेकिन अगर उसके फायदे की बात आएगी तो लॉ बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बिकॉज इट इज मेड इन फेवर ऑफ माइनर. तो आई थिंक ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स. जस्ट एक 5 मिनट देकर रिवाइज करा रहा हूँ. ओके, एग्जाम्पल्स वगैरह हमने सब पढ़ लिए थे. एंड आई थिंक 4th पॉइंट कल हम डिस्कस कर रहे थे. देखो, करेक्ट, मैंने कहा था कि माइनर अपने माइनॉरिटी नाम की शस्त्र को यूज करता है अपने आप को बचाने के लिए. ही कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. गेटिंग दैट? वो किसी के साथ फ्रॉड करके, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ फ्रॉड करके अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो भी लॉ उसको नहीं बोलेगा, मतलब उसको सजा नहीं होगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. गेटिंग दैट? वो इमीडिएटली बोलेगा कि मैं माइनर हूं. आई वॉज माइनर जब मैंने पर्टिकुलर ये कॉन्ट्रैक्ट किया था. इसलिए जैसे बड़े लोगों के ऊपर, मेजर लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस वगैरह होते हैं, वैसे माइनर के ऊपर नहीं किया जा सकता. माइनर, मैं माइनर हूं ये बोलकर बच जाता है. बरोबर है? उसी को उन्होंने कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि ही कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. माइनॉरिटी को अपने आगे रखकर शस्त्र के जैसे वो बच सकता है. ओके, ये मैं आपको हिंदी में ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट यू विल गेट पार्ट ऑफ इट. इज दैट ओके? जैसा बहुत लोग को डाउट आता है कि सर यहाँ माइनर जानबूझकर अगर अपनी एज को छुपाकर ये बताकर कि मैं मेजर हूं जबकि माइनर है इनफैक्ट, बट सामने वाले को, बरोबर है, वो फॉल्स इंप्रेशन में लाकर ये प्रूव करता है कि मैं मेजर हूं एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऐसे केस में भी माइनर बच जाएगा क्योंकि वो माइनर है. गेटिंग दैट? कोर्ट सामने वाले को पूछेगा कि अगर वो कह रहा था कि मैं मेजर हूं तो आपने कंफर्म कर लेना चाहिए था. यू शुड हैव सीन हिज पैन कार्ड, यू शुड हैव सीन हिज आधार कार्ड, या कोई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख लेते. वो तो बच्चा है, उसको क्या समझ में आता है. ओके, यानी आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. यानी उसकी गलती होने के बावजूद वो कई जगह पे बच जाएगा. हर जगह पे बच जाएगा ऐसा नहीं बोला मैंने, कई जगह पे बच जाएगा. गेटिंग दैट एवरीवन? सो बिकॉज ही कैन प्लीड दैट आई एम माइनर ऑलवेज. दैट वाज पॉइंट मैंने कल डिस्कशन शुरू किया था. बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने आइडिया दिया था आपको. मैंने कहा था कि मैं ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा, अदरवाइज इट विल बी मिसअंडरस्टूड. ओके, सो लेट अस रीड. क्या लिखा है देखो. हेडिंग, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. दैट वाज द हेडिंग. अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज, बच्चों सेंटेंस पे ध्यान दो, एंड इज not stop to do so even where he has taken any loan or entered any contract by, अंडरलाइन करके रखो जिनके पास नोट्स है, falsely representing that he was major. बच्चों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो. क्या लिखा है कि अगर कोई माइनर किसी से लोन लेता है या किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है ये फॉल्स इंप्रेशन देके के कि आई एम अ मेजर, तो ऐसे केस में भी ही कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी. आप बोलेंगे सर तो उसका वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है, तो भी क्यों? तो वहां लिखा है देखो, रूल ऑफ एस्टॉपेल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट माइनर. एस्टॉपेल आप समझ गए ना? इफ यू एक्सेप्ट लाइबिलिटी you have to repay that. If you represent yourself as a partner even though you are not, तो थर्ड पार्टी के एंगल से देखा जाए तो यू विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज पार्टनर.
क्योंकि आपके ऊपर रूल ऑफ एस्टॉपेल लागू हो गया। बट माइनर एक ऐसा पर्सन है, बिलो 18 इयर्स के लोग ऐसे पर्सन है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं बाय गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एज, तो भी रूल ऑफ एस्टॉपेल उनके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी बच गया। देखो ये लॉ, देखो रूल ऑफ अप्लाई नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ एस्टॉपेल, आई एम सॉरी, रूल ऑफ अप्लाई बोला मैंने, रूल ऑफ एस्टॉपेल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। देवाशीष क्या डाउट है? माइनर कब नहीं बच सकता? ओह, कुछ मांग रहे हो क्या हिंट मेरे से? ठीक है, ओके, मैं इसका आंसर देता हूँ बाद में। कब नहीं बच सकता बच्चे, ये डिपेंड करता है केस टू केस। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कांड किया ना आपको पुलिस छोड़ देगी। मैंने कल बताया था कि आप भी एक क्रिमिनल की तरह देखे जाओगे, बट इतना ही कि आपको कोर्ट में खड़ा नहीं किया जाएगा, जज आपको सजा नहीं सुनाएगा। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल या मूवीज देखा होगा, तो आपने कोर्ट में किसी बच्चे को नहीं देखा होगा जिसके ऊपर मतलब केस चल रहा हो। बच्चा विटनेस के लिए आ सकता है कभी कभी, दैट कैन बी एंटायरली डिफरेंट मैटर, बट उसके ऊपर केस चल रहा हो कोर्ट में, ऐसा नहीं होता है। इनके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स बने रहते हैं, वी कॉल देम एज जुवेनाइल कोर्ट्स। बरोबर है? इसलिए आपका ये सवाल कि कब नहीं बच सकता, तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसका क्राइम क्या है, उसने मतलब एग्जैक्टली किया क्या है। गेटिंग दैट, उसका जो पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ द केस है वो देखने के बाद ही ये आंसर आ सकता है। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड हमारे यहाँ पर क्रिमिनल लॉ भी है। तो हमारा क्रिमिनल लॉ क्या कहता है माइनर के बारे में, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए आपके ये जनरल क्वेश्चन का आंसर राइट नाउ मैं नहीं दे सकता हूँ। ओके, राइट नाउ आप क्या करो देवाशीष, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से सोचो कि आप माइनर हो लेकिन मेजर समझकर आपने सामने वाले को कहा कि मैं मेजर हूं, एंड आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये केस में भी आप अपना माइनॉरिटी प्लीड करके बच सकते हैं। गेटिंग दैट, दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। कोर्ट क्या करेगा, माइनर बच्चे को न बोलकर सामने वाले पार्टी को पूछेगा या फटकार लगाएगा कि वो बच्चा है, वो कुछ ही बोलेगा, या नादान है वो, इनोसेंट है वो। लेकिन आप तो समझदार थे, आपने कंफर्म कर लेना चाहिए था। तो पूरा जो है ना वो सामने वाले के ऊपर आ जाता है अननेसेसरी। ओके, अभी जैसे कि आप माइनर हो एंड मैंने आपको लोन दे दिया, तो मैं किसी भी हालत में आपसे लोन रिकवर नहीं कर सकता हूँ लीगली। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। यानी यू आर एंजॉइंग विथ माई मनी बट आई कैनॉट रिकवर माई मनी फ्रॉम यू लीगली। भले आपने मुझे झूठ बोलकर लोन लिया था कि मैं मेजर हूं, मैं आपका लोन का पैसा दे दूंगा, ऐसा भी रहेगा, देन ऑल्सो आई कैन नॉट रिकवर मनी। यही तो हुआ था मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस में, जहां पे कोर्ट ने जजमेंट दिया, जमींदार को बोला कि इट वाज योर फॉल्ट, यू शुड हैव कंफर्म दैट मोरी बीबी वाज माइनर और नॉट माइनर। अब वो माइनर निकल गई, तो अब आप उसके ऊपर केस करके लीगली पैसा रिकवर नहीं कर सकते। दैट वाज एक्चुअली द पॉइंट। एनीवे, सो बच्चों लेट अस कंसंट्रेट ऑन द वर्डिंग्स। क्या लिखा है? द रूल ऑफ एस्टॉपेल कैनॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट माइनर। क्लियर कट लिखा है। इट मींस, लास्ट लाइन पे ध्यान दो, इट मींस ही कैन और शी कैन, जो भी हो मेल फीमेल, कैन बी अलाउड टू प्ली हिज माइनॉरिटी इन डिफेंस। कैन यू एक्सप्लेन द वर्ड डिफेंस? He can be allowed to please minority in defense. What do you mean by that? In defense, सवियो सफाई पेश कर सकता है, ठीक है, चलेगा वर्ड। नहीं, डिफेंस मतलब अपना बचाव कर सकता है ये बोलकर कि मैं माइनर हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बच्चा हूं, है ना, ऐसा वो प्लीड कर सकता है एंड अपने माइनॉरिटी के
लेवल पर बच सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। इज दैट ओके विथ एवरीवन? यस, चलो बहुत लोगों ने आंसर वैसे करेक्ट लिखा है। करेक्ट, ओके। तो बच्चों पॉइंट नंबर 4 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, बट पॉइंट नंबर 4 है ना, थोड़ा एक अलग एंगल है, बरोबर है। इसमें जितने एग्जाम्पल्स मतलब आपके सामने और आगे आएंगे, आगे और भी हैं, बरोबर है, तो वो सब भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। CS स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, माइनर के ऊपर हमेशा एक दो क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपको मिलेंगे ही। फिर चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का माइनर हो या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का माइनर पार्टनर हो, माइनर के ऊपर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये 2 टॉपिक्स है। ओके, यानी आप पूरा लॉ समझ के रखेंगे तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। ओके, पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। क्या लिखा है देखो, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ और दिस लीगल रूल रिगार्डिंग माइनर, फर्स्ट लेट अस क्लियर द वर्ड नेसेसरीज। बच्चों, हमको जरूरत क्या है आज के डेट में, बरोबर है। नेसेसरीज यानी एक होती है लग्जरी। अब मैं, हम लोग देखो ना हिंदी में कभी बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। तो ये रोटी कपड़ा मकान जिसको हम बोलते हैं ना बेसिक नेसेसिटीज, इंसान को जिंदा रहने के लिए जो जरूरी सामान चाहिए उसको हम नेसेसरीज कहते हैं। गेटिंग दैट? मैं मोबाइल यूज कर सकता हूँ 2,000 रुपए का भी, एंड आई कैन यूज आईफोन 2 लाख रुपए का भी। 2,000 का मोबाइल मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि घर के लोगों से कांटेक्ट रखना जरूरी है, तो ये मेरी नेसेसरी है। लेकिन मैं 2 लाख का मोबाइल रखता हूँ तो ये मेरा लग्जरी है। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग लग्जरी, वी आर हियर टू डिस्कस लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। ओके, वो सब सामान जो एक व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, वी कॉल इट एज नेसेसरीज। ओके, जैसे कि मैंने कहा उसमें फूड हो गया, आप चाहे तो एक लिस्ट बना के रख सकते हैं। फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन, आई रिपीट एजुकेशन, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, ये सब नेसेसरीज में आता है बच्चों, सब नेसेसरीज में आता है। गेटिंग दैट? सो लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट नेसेसरीज। तो बच्चों फॉर एग्जांपल आप ऐसा अंडरस्टैंड करो एग्जांपल को, कि कोई माइनर है एंड उस माइनर को मैं, गिरीश, मैं क्या कर रहा हूँ, उस माइनर को वो सारी चीजें उपलब्ध करा के दे रहा हूँ, या मैं उसको सारी चीजें उसे सप्लाई कर रहा हूँ जो उसको सरवाइव करने के लिए जरूरी है। मैं उसे फूड भी दे रहा हूँ, उसको शेल्टर भी दे रहा हूँ, क्लोथिंग दे रहा हूँ, उसका एजुकेशन करवा रहा हूँ, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो हर नेसेसरी मैं उसको सप्लाई कर रहा हूँ, ओके, ताकि वो सरवाइव हो। अब बताओ, मैं जितना भी उसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ फॉर सप्लाइंग दोज नेसेसरीज, मैं उस माइनर के ऊपर जितना भी खर्च कर रहा हूँ, पढ़ाई के लिए बरोबर है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बरोबर है। क्या मैं वो पैसा उससे रिकवर कर सकता हूँ?
आप अपना आंसर दीजिए, राइट रॉन्ग सब चलेगा। क्या लगता है, मैंने एक माइनर को जो भी नेसेसरी सप्लाई की है, क्या मैं उसका पैसा रिकवर कर सकता हूं? तो बच्चों, आई कैन रीड योर आंसर्स। Many students are writing no and some students are writing yes. तो मैं आपको बता दूं, आंसर दोनों है। आप बोलेंगे सर दोनों है मतलब कैसे? ये नो आंसर में भी जाएगा एंड ये यस आंसर में भी जाएगा, बट ये डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन आपके सामने कैसे आती है। तो जरा इसको ध्यान से सुनना, यस और नो मैं कैसे प्रूव करता हूं। देखो कि बच्चों, अगर मैं कोई भी नेसेसरी सप्लाई करता हूं माइनर को, बरोबर है, कोई भी नेसेसरी जो मैं सप्लाई करता हूं उसके ऊपर खर्च करता हूं, तो जितना भी मैंने खर्च किया है तो सप्लाई नेसेसरी टू ए माइनर, बरोबर है, वो मैं उससे लीगली रिकवर कर सकता हूं, लेकिन उस माइनर से रिकवर नहीं कर सकता हूं। माइनर से एज सच रिकवर नहीं कर सकता हूं मैं। यस, आई हैव राइट टू क्लेम माई मनी, नॉट फ्रॉम माइनर but from against minor's property. बच्चों, there is a difference. I can claim this money not against minor but against minor's property. मैं क्या क्लेम करूंगा? लॉ मुझे हेल्प करेगा कि गिरीश, तुमने एक माइनर को जो भी नेसेसरी सप्लाई करना चाहिए था सप्लाई किया। नाउ जितना गिरीश तुमने खर्च किया है, आई डोंट वांट प्रॉफिट, बट जितना खर्च किया है वो तुम आगे चलकर माइनर की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप अपना क्लेम ले सकते हो। बरोबर है। अब आप डाउट पूछेंगे कि सर माइनर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो माइनर की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर आई कैन नॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम माइनर लीगली। फिर मैं माइनर से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी जिन्होंने नो आंसर दिया था उनका ये आंसर करेक्ट आया, एंड जिन्होंने यस आंसर दिया था उनका आंसर कैसे आएगा? यस, आई कैन रिकवर मनी फ्रॉम माइनर, बरोबर है, फॉर नेसेसरी सप्लाई टू हिम, बट नॉट अगेंस्ट हिम बट अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो आगे चल के वो प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा, एंड सेल करके गिरीश ने जितना उसको नेसेसरी सप्लाई किया था 20,000 25,000 का, उतना गिरीश को दिया जाएगा। बच्चों, मैंने अभी जो डिस्कस किया क्लियर हुआ सबको? सो द लाइबिलिटी इज नॉट अगेंस्ट माइनर बट लाइबिलिटी इज अगेंस्ट माइनर्स प्रॉपर्टी। ये सेंटेंस हमेशा याद रखना, इट नॉट अगेंस्ट माइनर बट अगेंस्ट माइनर्स प्रॉपर्टी। बच्चों, मैंने आपको इनिशियली लेक्चर में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, देयर वाज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, याद है बच्चों? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कोई बताएगा शॉर्टकट में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या पढ़ाया था मैंने? इज इट कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस? Quasi contracts are actually not real contracts, but they are the contracts imposed by law. याद करो, ये दो लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बट लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप तैयार कर देता है दो लोगों के बीच में। तो बच्चों, यहाँ पर एक प्रकार से कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया कि गिरीश ने अगर किसी माइनर को नेसेसरी सप्लाई किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं गिरीश और माइनर का, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, वो तो गिरीश को लगा कि माइनर को नेसेसरी सप्लाई करनी चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए, तो गिरीश ने एक इंसानियत के नाते उस माइनर को जो भी नेसेसरी चीजें चाहिए थी वो सप्लाई की, या जो भी नेसेसरी चीजें खरीदने के लिए पैसा दिया। तो लॉ यहाँ बीच में आकर एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर देगा एंड कहेगा कि देखो माइनर, तुम्हारे पास
एसेट प्रॉपर्टी है, आगे चलकर ये एसेट प्रॉपर्टीज का कुछ हिस्सा सेल करके गिरीश ने तुमको संभालने के लिए जो पैसा खर्च किया है उतना तुम गिरीश को दे दो। इज दैट ओके विथ एवरीवन? माइनर बोलेगा आप देख लो मेरे पास कोई एसेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो नहीं है तो कुछ मत दो, मैटर खत्म, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा मेथड हो जाएगा। हाँ, माइनर की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट मैं क्लेम कर सकता हूँ, बट माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो गिरीश कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। ओके, गिरीश कैन नॉट क्लेम एनीथिंग फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू माइनर। बच्चों, कैन सर ही डिमांड इंटरेस्ट? नो, नॉट एट ऑल ऋषभ। मैंने अभी क्या कहा आपसे कि जितना मैंने खर्च किया माइनर के ऊपर उतना लेने का मुझे राइट है, कोई प्रॉफिट नहीं। ओके, तो आई थिंक देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिमांडिंग एनी इंटरेस्ट। ओके, जितना खर्च किया है उतना लेने का मुझे लीगली राइट मिल जाता है। ये कोई माइनर के साथ मैंने एग्रीमेंट नहीं किया था, ये एग्रीमेंट अपने आप तैयार हो गया। बरोबर है, इसको हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गिरीश एंड माइनर, बट ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने अपने आप इम्पोज कर दिया माइनर के ऊपर, ओनली बिकॉज माइनर इज हैविंग एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ओके, तो बच्चों मैं अजम्पशन करूं पॉइंट नंबर 5 का मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है वो आइडिया आ गया सबको? यस नो में आंसर दो। तो मैं फिर रीड करता हूं पैराग्राफ, विल रीड सम एग्जांपल्स आल्सो गिवन इन दिस। आर यू श्योर कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी रीड नहीं किया मैंने, नोट्स नोट्स रीड करूंगा बच्चों अभी। ओके, नोट्स रीड करूंगा मैं। सो लेट अस रीड, क्या लिखा है देखो बच्चों, स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा है सबको, तो जरा ध्यान देना क्या पढ़ रहा हूं मैं। द केस ऑफ नेसेसरीज supplied to a minor or any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68। बच्चों दिस सेक्शन 68 आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, बट आप अभी से साइड में लिख के रखो, सेक्शन 68 डील्स विथ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, नेसेसरी सप्लाई टू माइनर, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, लिख के रखो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बच्चों ये जब माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई करता है कि नहीं, तो ये जो सप्लाई किया ना नेसेसरी, ये आ जाएगा सेक्शन 68 में, यानी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाएगा। अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू माइनर इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। बच्चों सेंटेंस ध्यान से सुनो, क्लेम, अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू माइनर इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने नेसेसरी सप्लाई किया है वो लीगली अपना पैसा रिकवर कर सकता है। एनफोर्सेबल मतलब क्या? रिकवर कर सकता है, लेकिन इतना ध्यान में रखो कि वो रिकवर किसके अगेंस्ट कर सकता है? टाइप करो, वो रिकवर किसके अगेंस्ट कर सकता है? आई वांट दैट करेक्ट आंसर। अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, नॉट अगेंस्ट माइनर, अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। यस, वेरी गुड, ये वर्ड याद रखना बच्चों, भूलना नहीं। सो एनफोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन फिर क्या लिखा है? बट लिखा है देखो, but minor is not liable for any price that he may promise and never for more than value of necessities। बरोबर है, माइनर उस पैसे के लिए लाइबल नहीं हो सकता, बरोबर है, जो मोर देन नेसेसरी की वैल्यू हो। अगर मैंने नेसेसरी सप्लाई किया है 20,000 का, तो माइनर की लाइबिलिटी केवल 20,000 तक ही होगी। मैं अगर उससे कुछ और एक्स्ट्रा मांगने जाऊं तो वो मुझे नहीं देगा, भले मैंने सप्लाई किया हो लग्जरी के तौर पर, बट आई कैन नॉट रिकवर दैट मनी। आई कैन रिकवर माई मनी ओनली इन केस ऑफ नेसेसरीज, नॉट द सप्लाई ऑफ लग्जरीज। मैंने किसी माइनर को 2 लाख रुपए का आईफोन भी दे दिया, तो ये 2 लाख रुपया मैं रिकवर नहीं कर सकता हूँ, इन नो वे।
Try to understand. I have the right to recover only the amount which I have spent on his necessaries, providing necessaries, not providing luxuries. तो बच्चों अब उसमें लास्ट पैराग्राफ देखो, सॉरी लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है. देर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इसी को मैं कब से बोल रहा हूं. द केस इज नॉट अगेंस्ट माइनर बट अगेंस्ट माइनर्स प्रॉपर्टी. आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया. देर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द माइनर मतलब क्या कि केस माइनर पर हो ही नहीं सकता. माइनर पर केस होता ही नहीं है. जो भी मैंने नेसेसरी सप्लाई किया उसके लिए माइनर के ऊपर मैं केस नहीं कर सकता. हाँ, माइनर की जो प्रॉपर्टी है ओनली उसके अगेंस्ट मैं केस कर सकता हूँ. यानी माइनर लायबल नहीं है मुझे पैसा देने का, उसकी प्रॉपर्टी लायबल है मुझे वो पैसा देने का. आर यू श्योर दिस पैराग्राफ इज क्लियर? यस नो में आंसर लिखो. बच्चे ये पैराग्राफ रीड किया, सब कुछ समझ में आया? गेटिंग दैट? ओके. नाउ नेक्स्ट लाइन देखो. टू रेंडर्स माइनर्स स्टेट. बच्चों टाइप करो स्टेट मतलब. व्हाट डू इन बाय स्टेट? आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है, मुझे मालूम है. प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सैवियो, वेरी गुड. प्रॉपर्टी, परफेक्ट. यानी ऊपर प्रॉपर्टी लिखा ही था, अब देखो उन्होंने अचानक वर्ड चेंज कर दिया स्टेट. तो बच्चों हु इज लायबल? नॉट माइनर बट माइनर्स स्टेट. आई होप यू अंडरस्टूड. टू रेंडर माइनर्स स्टेट लायबल फॉर नेसेसरीज टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी को लायबल करने के लिए फॉर नेसेसरीज दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है. पहला कंडीशन क्या? द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर इज सपोर्ट इन द स्टेशन इन लाइफ. जिसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया? नेसेसरीज का मतलब बताया था मैंने. मैं उसको वो सारा सामान दूं, बरोबर है, जो एक व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए जरूरी है. ही कैनॉट सर्वाइव विदाउट फूड, बरोबर है. ही कैनॉट सर्वाइव विदाउट शेल्टर, क्लोथ्स. तो मैंने उसको ये सप्लाई किया, बरोबर है. एंड दूसरा, सेकंड कंडीशन, द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ these necessaries. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब मैं जिस माइनर को ये सप्लाई कर रहा हूँ ना बच्चों नेसेसरी, वो सही में उसको उसका नीड होना चाहिए, गरज होनी चाहिए. जिसके पास ऑलरेडी भरा हुआ है, सब कुछ है, मैं ऐसे माइनर को सप्लाई करूँ तो कोई रीजन बनता है क्या? बताओ मुझे. कोई रीजन बनता है? आपको 2 टाइम खाना ऑलरेडी मिल रहा है, मैं फिर भी लाके आपको जबरदस्ती मुंह में डाल रहा हूँ कि खाना खाओ, खाना खाओ नेसेसरी. चलेगा क्या ऐसा? नहीं. तो बात समझे कि नहीं बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ. ये नेसेसरी उसी माइनर को सप्लाई करना है, उसी माइनर के सपोर्ट में होना चाहिए, वन हु इज इन नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स. है ना? ऐसा नहीं कि एजुकेशन नेसेसरी में आएगा. चंदा यू आर राइट, अभी आज के डेट में ये है, बरोबर है. बरोबर है. यहाँ पे आपके बुक ने नोट्स में एक्चुअली नेसेसरीज को क्लियरली डिफाइन नहीं किया है बच्चों. नेसेसरीज को क्लियरली डिफाइन नहीं किया है. बट मैंने जो आपको बताया ना, आप वो लिस्ट लिख के रखो. नॉर्मली नेसेसरीज में क्या आता है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन. मैंने पांचवा भी बोला बच्चों. एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी आज के डेट में एक नेसेसरी माना जाता है. गेटिंग दैट? तो ये सब प्रोवाइड करने के लिए एक माइनर को, जिसको जरूरत है, जिस माइनर को ये जरूरत है, ऐसे माइनर को जब मैं ये प्रोवाइड करता हूं, एंड प्रोवाइड करने में मेरा जो भी खर्च होता है वो सब एक्सपेंस मैं माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता हूं.
ऐसा मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है माइनर से, बट लॉ में ऐसा प्रोविजन है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? ओके, कोई डाउट और पूछा? हाँ तेजल, क्या डाउट है? ओके, लेट अस रीड। सर, when you helped the minor by giving him necessities, it was your voluntary act. He didn't ask for the help. Then how you can ask for liability for his property? अब आपको अभी मैं बता दूं कि आपका जो केस था वो एक जनरल मतलब नॉर्मल केस था, जहां पे मैं जिसको भी हेल्प कर रहा हूँ वो मेजर है। ओके, ये क्वेश्चन आपका तभी सही होता जब मैं किसी को वॉलेंटरली हेल्प करता एंड दैट पर्सन इज मेजर। माइनर के लिए स्पेशल लॉ बना है। तेजल, तेजल, माइनर के लिए एक स्पेशल लॉ बना है। आपको मालूम है ना कि माइनर को कहीं कोई जॉब पे भी नहीं रखता, वो भी अगेंस्ट लॉ है। हमारे इंडिया में बच्चों को जॉब पे भी नहीं रख सकते, वो भी अगेंस्ट लॉ है। तो कमाएगा कैसे? तो कोई ना कोई को सप्लाई करना पड़ेगा ना उसे नेसेसरीज, अगर उसको जरूरत है तो। तेजल, आर यू गेटिंग माय आंसर? ओके, आपका डाउट पूछना वाज एकदम ब्रिलियंट, सही था। आपने मुझे यहाँ कैच करने का सोचा, लेकिन मैंने आपको आंसर दे दिया है कि आपका ये एकदम परफेक्ट होता अगर यही सारी चीजें मैं किसी मेजर को सप्लाई करता तो, तब वो मेरा वॉलेंटरी एक्ट होता एंड इन नो वे मैं उसे रिकवर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज माई वॉलेंटरी एक्ट, इट इज नॉट डन एट द डिजायर ऑफ अदर पर्सन। ओके तेजल, क्लियर है ना सर पूरा? ओके, तो बच्चों किसी को और भी डाउट है तो क्लियर करते जाओ। ये बहुत सही बात है कि आपने कंसिडरेशन के साथ उसको जोड़ दिया, वेरी गुड। मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि जो अभी पढ़ रहे हो ना आप, जो भी यूनिट्स हो रहे हैं, उसको भी रिलेशन में, अभी अभी जो पढ़ रहे हो उसके रिलेशन में भी आपको कोई डाउट आ रहा है ऐसा अटैच करके, तो भी आप डाउट पूछो। क्योंकि सभी टॉपिक्स पढ़ने के बाद तब जाके आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा समझेगा। सीए एंड सीएस करने वाले बच्चों का ऐसा माइंड होना ही चाहिए। लॉ क्या कह रहा है, लॉ क्या नहीं कह रहा है, दोनों एंगल माइंड में चलना चाहिए। ओके, चलो ठीक है। नाउ, तो बच्चों आई थिंक दिस टू कंडीशंस, अगर मुझे कोई नेसेसरी जो मैंने सप्लाई किया है माइनर को, अगर उसके स्टेट से मुझे ये रिकवर करना है, तो दो कंडीशन क्या है, आप समझ में आ गया? पहला कंडीशन, मैंने जो भी सप्लाई किया है वो नेसेसरीज होनी चाहिए, लग्जरी नहीं। एंड दूसरा, जिस माइनर को मैंने ये सप्लाई किया है उसको सही में उसकी गरज थी, उसको जरूरत थी। मैं ऐसे माइनर को ये सप्लाई नहीं कर रहा हूं जिसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, जिसके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। ऐसे माइनर को मैं सप्लाई करूंगा, देन आई हैव नो राइट टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम हिज स्टेट। फिर वही मामला हो जाएगा जो प्रिया ने डाउट पूछा अभी, सॉरी तेजल ने डाउट पूछा कि सर वो मांग नहीं रहे फिर भी आप दे रहे हो, है ना? जिसके पास ऑलरेडी नेसेसरीज है, मैं फिर भी जबरदस्ती उसके घर पर बराबर ये सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। कंडीशन 2 पे ध्यान दो बच्चों, क्या लिखा है? द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरीज। दैट मीन्स उसका वो नीड होना चाहिए, उसको जरूरत है उसकी। अब बच्चों, नीचे एक नेसेसरीज का छोटा सा मीनिंग उन्होंने दिया है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, देखो। नेसेसरीज मीन दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय द माइनर, जो उसकी जरूरत है, जिसके सिवा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे you tell me, apart from necessary, if I supply any luxury to minor child, can I claim the value of luxury from his estate? Can I claim? The answer is absolutely no. Very good. बराबर है। मुझे लग रहा है कि आपके आंसर्स का इमीडिएटली जो इम्पैक्ट आ रहा है क्लियर है सबको।
necessaries extend to all the such things as reasonable person would supply to an infant. Underline the word infant. छोटा बच्चा होता है ना बच्चों, इन्फेंट. अभी मान लो 2 साल का बच्चा है, मान लो एग्जाम्पल. अब 2 साल का बच्चा आपको मालूम है पूरी तरह से पेरेंट्स पर डिपेंड होता है. हर चीज के लिए वो पेरेंट्स पर डिपेंड होता है. अब उसको जिंदा रखने के लिए पेरेंट्स जो जो करते हैं उसके साथ, उसको खाना खिलाना, नहलाना, बरोबर है, बाकी सब जो काम है, कपड़े पहनाना, समय समय पे उसको खाना देना, मिल्क पिलाना, जैसा हम इन्फेंट को कैसे हैंडल करते हैं एंड उसको सारी चीजों की जरूरत होती है. अब हम छोटे बच्चे को थोड़ी मोबाइल लाके दे देते हैं, लग्जरीज लाके दे देते हैं. नो, उसको जरूरत की सामान जितना चाहिए वो हम लोग देते हैं. उस जरूरत भर के सामान को हम नेसेसरीज कहते हैं. ओके. So necessaries extend to all the such things as reasonable person would supply to an infant in that class of society to which infant belongs. Expenses on minors education. बच्चों अभी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये तो दुनिया को मालूम है कि दे आर बेसिक नेसेसिटीज. सबको मालूम है. मैं आपको ऐसे जनरली भी पूछता ना कि बच्चों व्हाट आर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, तो आप मुझे यही टाइप करते, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. मैंने कहा ना ये दुनिया को मालूम है. लेकिन एक लाइन लास्ट में क्या लिखा है देखो, एक्सपेंसेस ऑन माइनर्स एजुकेशन. ऐसा डाउट पूछा था किसी ने कि सर एजुकेशन भी कवर्ड है क्या. मैंने कहा था लिस्ट ही एक लिख लो. माइनर्स, एक्सपेंस ऑन माइनर्स एजुकेशन, ऑन फ्यूनरल सेरेमनीज कम विद इन द स्कोप ऑफ द वर्ड नेसेसरीज. अब बहुत लोग को डाउट आएगा, फ्यूनरल सेरेमनीज, एजुकेशन तो समझ में आ गया आपको. फॉर एग्जाम्पल माइनर के कोई पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई, माइनर के किसी पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई, तो वो पेरेंट्स का जो भी फ्यूनरल सेरेमनी का खर्च है, अगर वो भी मैं देता हूं, तो इवन दैट अमाउंट आई कैन रिकवर फ्रॉम माइनर्स एस्टेट, माइनर्स प्रॉपर्टी. इज दैट ओके विथ एवरीवन? ओके. सो and the last line, the whole question turns upon the minor's status in life. The utility rather than ornament is the criteria. मतलब क्या बच्चों, वो लास्ट लाइन का मतलब क्या? यूटिलिटी मतलब जितनी गरज है, जरूरत है, जरूरत भर का सामान उसको दो. डोंट गिव हिम ऑर्नामेंट्स, डोंट गिव हिम आईफोन्स एंड ऑल. दैट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर नेसेसरीज. ओनली द थिंग्स जो वो यूटिलिटी के तौर पर यूज करे, जिसका वैल्यू वो करे, है ना, जो उसका लाइफ को स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसको जो नॉर्मल खर्चा हो, वो जब आप उसको देंगे तो ओनली दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द माइनर. माइनर मतलब माइनर्स प्रॉपर्टी. ओके. ऑर्नामेंट का मतलब उनको सिर्फ ये बताना है कि लग्जरी. ओके. एक उन्होंने एक सिंबल यूज किया ऑर्नामेंट वर्ड डालकर कि गिव देम नेसेसरीज नॉट द लग्जरीज. उनको लिए यूटिलिटी जरूरी है रादर देन ऑर्नामेंट. दैट इज द पॉइंट एक्चुअली. ओके. तो बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. सीए स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, सिंस इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स. आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हम 5 प्रकार के पढ़ने वाले हैं. 5